नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के व्याख्यान के लिए। आज के व्याख्यान का विषय है भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग जल सुरक्षा के लिए। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार ठाकुर, प्रमुख जल संसाधन संसाधन विभाग, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान इसरो देहरादून से यह व्याख्यान को आपके प्रखर प्रस्तुत करूँगा। इस प्रस्तुति की रूपरेखा इस तरह से है। शुरू में हम मूल जल विज्ञान और वैश्विक वितरण के बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे। उसके बाद भारत में कितना जल उपलब्ध है और कितना जल हम उपयोग करते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्योंकि हमारे भारत में अगर हम उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ जाएं तो उत्तर में हमारे नदियों में हिमपात होता है और हिमनद बनते हैं। वहाँ से भी जल जो है मेल्ट होके हमारी नदियों में, जैसे गंगा नदी है, इंडस नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, उससे हमारे हमें प्राप्त होता है। तो उससे हमारा सुदूर संवेदन की उसमें मूल धारणा किस तरह से है हिम के लिए एवं जल के लिए। उसके पश्चात हम जल विज्ञान संबंधी अध्ययन और जल सुरक्षा में जो भू स्थानिक प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग होता है, जैसे कि जल संसाधनों के लिए सुदूर संवेदन सेंसरों में कौन कौन से सेंसर हैं, उनका किस तरह से यूज़ होता है, किस स्केल पे वो यूज़ होते हैं। फिर हम ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस और जो हमारी किसी स्थान की ऊंचाई या निचाई, जिसे हम टोपोग्राफिकल मैप या डिजिटल एलिवेशन मॉडल से निकालते हैं, और वेरियस हाइड्रोलॉजिकल मॉडल जो हैं उनका अवलोकन किस तरह से होता है। फिर भारत ने बहुत इस प्रौद्योगिकी में बहुत ही उत्कृष्ट काम किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान और सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ मिलके, जिसमें वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम जो भारत का एक प्रमुख सूचना केंद्र है, जो आपको ऑनलाइन सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कराता है पूरे भारतवर्ष के जल के स्रोतों का। फिर सतही जल जो है, जिसमें आपकी नदियां हैं, वेटलैंड्स हैं, रेजर्वायर्स हैं, और हिमपात व ग्लेशियर्स किस तरह से हमें सुदूर संवेदन के द्वारा हम उसे देखते हैं और उसकी समय समय पर जांच करते हैं। और कुछ उन्नत हमारी जो पृथ्वी की ऑब्जर्वेशन की सैटेलाइट्स हैं, जिसमें हाइपरस्पेक्ट्रल हैं, रेडार सेंसर्स हैं, उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। फिर किसी क्षेत्र में हमने जल का अगर मापन करना हो, उसमें किस तरह से हम मापन करते हैं। और कुछ हमारी इंस्टीट्यूट के द्वारा जो हमने खुद और हमारे स्टूडेंट्स के थ्रू या हमारे प्रोजेक्ट्स के थ्रू हमने जो कुछ केस स्टडीज़ करी हैं, उसका हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और अंत में कुछ आपके ज्ञान के लिए या आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए या आपकी क्यूरोसिटी को हम बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में, जल के क्षेत्र में, कुछ हमने अंतरिक्ष से लिए हुए चित्र हैं, जिनको आप इस व्याख्यान के बाद भी स्टडी कर सकते हैं। तो हम अगर शुरुआत करें अपने लेक्चर में, तो हम पृथ्वी को हम एक जल ग्रह के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमारा 71% से ज़्यादा जो एरिया है पृथ्वी का, वो जल से घिरा हुआ है। और इस जल में भी जो सबसे अधिक मात्रा में पाने वाला जो जल है, वो हमारे सागरों में पाया जाता है। वो उसमें आप 97% जो है, 97% जल जो है वो नमकीन और जिसे सेलाइन हम कहते हैं। और जो फ्रेश वाटर है, जो हम मनुष्य लोग यूज़ करते हैं, वो मात्र 3% है। उस 3% में भी हमारा जो है 68.7% जो है हमारा, वो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो फ्रोज़न है हमारे हिम नदों में। और जो हमारे ध्रुवीय क्षेत्र हैं, जैसे हमारा आर्कटिक हो गया, अंटार्कटिका हो गया, वो फ्रोज़न स्थिति में रहता है। और सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में कुछ समय के लिए वो पिघलता है, और फिर सर्दियों में वो फिर से बर्फ़ के रूप में जम जाता है। उसके अलावा जो हमारा भूजल है, भूजल एक बड़ा स्रोत है हमारा फ्रेश वाटर के लिए, जो 30% के करीब है। उसके अलावा जो हमारे जो नदियाँ हैं, हमारी नहरें हैं, हमारे जो जलाशय हैं, वो 0.9% के करीब, 0.9% के करीब हमें जल प्राप्ति कराते हैं।
तो ये और इन बाहर के क्षेत्रों में भी जब हम, क्योंकि हम अंतरिक्ष अनुसंधान में कार्यरत हैं, तो उसमें जब भी हम किसी और उपग्रह पे, जैसे चंद्रमा पे या मंगल पे या कोई और नए ग्रह की खोज करते हैं, तो सबसे पहले खोज का जो विषय रहता है वो रहता है जल। अगर जल किसी ग्रह पे या उपग्रह पे मिलता है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो फ्रोज़न फॉर्म में हो, चाहे वो एयर फॉर्म में हो, तो वो किसी जीवन के लिए अच्छे लक्षणों का एक मानदंड या एक सिग्नल माना जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारी पृथ्वी में यह जल काफ़ी हज़ारों मिलियन ईयर से है, और यह एक जल विज्ञान चक्र के रूप में प्रवाहित रहता है। इस जल विज्ञान के और अगर हम बात करें जीवन के काल चक्र में सूर्य की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ये सूर्य हमें टोटल एनर्जी देता है। उस एनर्जी को यूज़ करके जो हमारे जलाशय हैं, ओशन है, और जो हमारे पेड़ पौधे हैं, ज़मीन है, और जो हमारे पहाड़ों पे बर्फ़ है, वहाँ से जो हमारा जल है वो इवेपोरेट होके, ट्रांसपायर करके, जिसको हम इवेपो ट्रांसपरेशन या वाष्पीकरण कहते हैं, वाष्पीकरण से वह आता है। और जैसे हमारी पृथ्वी के सीज़न चेंज होते हैं या अपने एक्सिस पे वो सर्कुलेशन करती है, उससे हमारे दिन और रात में एनर्जी कम ज़्यादा होती रहती है। उससे वाष्पीकरण और जो क्लाउड्स की मूवमेंट है वो चलती है। और जब वो क्लाउड्स, जैसे हमारे मानसून सीजन में है, तो साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम दिशा से हमारा जो क्लाउड्स हैं वो समर में हीटअप होता है हमारा इंडियन कॉन्टिनेंट, और उससे क्लाउड हीटअप होने के बाद ओशन में भी हीट एनर्जी बढ़ती है, तो वो क्लाउड्स हमारे इंडियन पोर्शन में आते हैं। फिर हिमालय से टकराने के बाद, क्योंकि हिमालय काफ़ी ऊंची पर्वतमाला है, उससे टकरा के वो वापस जब वो ठंडे होते हैं तो वो वर्षा के रूप में बरसते हैं। और हम उसमें देखें कि अगर वो ऊंची पहाड़ी पे हैं, जैसे हिमालय क्षेत्र में अगर 2000 मीटर से ऊपर की अगर हाइट है, तो जनरली हमारी सर्दियों में वो वर्षा जो होगी बर्फ़ के रूप में होगी। और अगर गर्मियाँ हैं तो वो आपकी लिक्विड फॉर्म में, जिसे हम रेनफॉल या वर्षा के रूप में भी जानते हैं। वर्षा में जाने के बाद वो, अगर आपका जो मिट्टी है, अगर वो पूरी तरह से पानी से भरी हुई है या जलाशय भरा हुआ है, तो वो सरफेस रन ऑफ, जो ओवरलैंड फ्लो हम बोलते हैं, सरफेस के ऊपर सतह के ऊपर पानी बहेगा। फिर अगर वो सूखी है तो पहले वो मिट्टी में वर्षा का पानी जाएगा और उसको सैचुरेट करेगा ताकि वो पूरा भर जाए। उसके बाद ही आपका जो सतही पानी है, ओवरलैंड फ्लो जो है, वो सतह पे आएगा और वो पहले जलाशयों को भरेगा। और फिर अगर कॉन्टिन्यूसली लगातार बारिश होती रहती है तो उसकी जो वाटर की रखने की क्षमता है, उसकी सॉइल की, और जो पेड़ पौधे हैं उसकी जड़ें हैं, जब ये भर जाती है तो आपका जो अधिक जल है वो आपका नदियों में और जलाशयों में भरता है, और वो नदियाँ फिर से जाके समुद्र में मिलती हैं। तो हमारा जो सुदूर संवेदन है, ये इसी काल चक्र में, इसी जल विज्ञान चक्र को अच्छे तरीके से नापने के लिए, जैसे कि हम वर्षा को, वाष्पीकरण को, कितना जल धरती के अंदर जा रहा है और नदी में कितना जल बह रहा है, तो इसको क्वांटिफाई करने के लिए, इसको मेजर करने के लिए हम रिमोट सेंसिंग का या सुदूर संवेदन का यूज़ करते हैं। इसका हम ट्रेडिशनली भी यूज़ करते हैं, जैसे कि वर्षा को नापने के लिए यंत्र बने हुए हैं, और टेम्परेचर को जो है हमारा, उसको नापने के लिए, वाष्पीकरण को नापने के लिए यंत्र बने हुए हैं। बट वो क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन को ही, किसी एक स्थान को ही वो रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो जैसे कि आपने पहले वाले लेक्चर्स में देखा होगा, जो हमारा सुदूर संवेदन है वो बहुत सारे एरिया को एक साथ एक समय में कवर कर लेता है। तो यही हम कोशिश करते हैं कि बड़े एरिया में मल्टीपल टाइम्स, टेम्परल, बहुत बार एक दिन में या 3 दिन में एक बार, हम इस पूरे एरिया में हम अपने
जल में और जल विज्ञान में जो हम मेजर कर सकते हैं, उसमें हम उसको मेजर करें और इसको क्वांटिफाई करें, ताकि हमें पता रहे कि हमारा जल नदी में कितना है, जलाशय में कितना है, ज़मीन के अंदर कितना है और वायु में कितना है। और इसमें जलाशयों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि जो हमारा प्राकृतिक जल विज्ञान चक्र है उसमें तो ये नेचुरली अकर करता है, परंतु हमने मनुष्यों ने अपने कार्य करने के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए और अपना जो कृषि क्षेत्र है और जो हमारी प्राथमिक ज़रूरतें होती हैं मनुष्य की, जानवरों की, उसके लिए हम पानी का संचय करते हैं जलाशय में। तो वो जलाशय जो है वो हमारा जो प्राकृतिक जल का प्रवाह है नदियों का, उसमें उसको रोकता है और उसमें उसको स्टोर करता है, और जब हमें ज़रूरत होती है तब हम उसको यूज़ करते हैं। तो उन जलाशयों की भी जो हम मॉनिटरिंग है वो हम सुदूर संवेदन से समय समय पर करते हैं। तो अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष में आप देखेंगे कि जो हमारा उत्तर पश्चिम राज्य हैं, जिसमें उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, कुछ पोर्शन हमारा जे एंड जम्मू एंड कश्मीर का हो गया, फिर आपके जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं और जो पश्चिम क्षेत्र में जो हमारे वेस्टर्न घाट्स जिसको हम बोलते हैं, उसमें जो है हमारा जो वर्षा जल है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। एज़ मात्र की जो हमारे जो वेस्टर्न रीजन है, जिसमें राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, कुछ पोर्शन गुजरात का है और कुछ पोर्शन सेंट्रल इंडिया का है, जहाँ पे वर्षा कम गिरती है। तो औसतन वर्षा जो हमारी 1160 मिलीमीटर के करीब होती है, और इसमें जो इसकी जो रेंज है वो बहुत कम, 150 से लेके 11,690 जो हमारा मेघालय में मौसी ग्राम है वहाँ पे पाई जाती है। और जो कितने दिन हमारे यहाँ बारिश होती है वो 5 दिन से लेके 150 दिनों तक रह सकती है, और उसमें जो मैक्सिमम वर्षा है वो 15 दिन तक ये या 100 आवर्स तक भी रह सकती है मानसून के समय। और जो हमारी जो टोटल विश्व में अगर हम जल की प्रतिशत के रूप में भारत की कंपेयर करें तो वो 4% है। और जबकि हमारे जो टोटल जनों की जो जनसंख्या है वो हमारी 17% है, और जो प्रतिशत के रूप में देश का क्षेत्रफल है 2.4% है। तो प्रति व्यक्ति जो हमारी जल की उपलब्धता है वो 1588 मीटर क्यूब है। बट जैसे हम उस जल को, सब जल को हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, वो उसमें से कुछ जल आपका जो सतही वाटर है उसको रिवर्स ओशन में ले जाती हैं। तो उस जल को हम डायरेक्टली पूरा नहीं यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि कुछ ही हम वाटर को, जल को अपने जलाशयों में स्टोर कर सकते हैं। बचा हुआ पानी हमारा नदियों के थ्रू ओशन में चला जाएगा। तो जो अनुमानित जल उपयोग है हमारा 1123 या 28% के करीब है, और इसमें भूजल का भी काफ़ी उपयोग होता है। तो अगर हम अभी की बात करें तो अभी तो हमारे पास सफिशेंट मात्रा में जल है, हम उपयोग भी कर रहे हैं। पर आज से अगर हम 30 साल बाद की बात करें 2050 में, तो हमारा जो अनुमानित घाटा है उसमें चाहे भूजल की बात करें, चाहे सतही जल की बात करें, और जो पॉपुलेशन है 2005 में 50 में हमारी पॉपुलेशन मैक्सिमम पीक पे रहेगी, तो उसमें हमारा जो 327 किलोमीटर क्यूब में हमारी जल में कमी रहेगी। तो उसमें जो वेरियस हमारी वाटर की एजेंसीज हैं, अगर हम इंटरलिंकिंग करते हैं, जो ईस्टर्न रिवर्स हैं जहाँ पे अधिक जल मात्रा पाया जाता है, उसको हम सेंट्रल या वेस्टर्न इसमें लाएं, तो हमारी जो मात्रा है वो 200 तक हम उसको कम कर सकते हैं। तो हमारा जो सुदूर संवेदन है, जीआईएस है, इसकी क्वांटिफिकेशन के लिए, इंटरलिंकिंग के लिए और जितनी भी मॉनिटरिंग है वाटर के प्रोजेक्ट्स की, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सुदूर संवेदन के लिए अगर हम देखें कि हम जल कैसे दिखाई देता है, तो अगर हम देखें कि लिक्विड वाटर में जो है, लिक्विड वाटर का जो हम जो प्रवर्तन है या जो रिफ्लेक्टेंस है, वो सिर्फ हमारे को दृश्य भाग, जिसको हम विजिबल पार्ट में भी बोलते हैं, वहीं पे रहता है। उसके पहले और उसके बाद में अगर हम अपने भू अवतरण को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा को देखें, तो वो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्ब करने से उसमें रिफ्लेक्टेंस बहुत कम रहता है। तो ये एक टिहरी रेजरवायर का एक एग्जांपल है, जिसमें ये भागीरथी है और इस तरफ से ये भिलांगना आ रही है।
और दूसरी तरफ हम ऊपर वाली इमेज को देखें जिसमें ये ठोस मात्रा में जो ठोस उसमें फेज़ में जो हमारा जल रहता है जिसको हम बर्फ़ या हिम भी कहते हैं, तो उसमें इसका उल्टा हो जाता है। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विजिबल में बिल्कुल कम थी या आईआर में इंफ्रारेड में आपकी एब्जॉर्ब हो जा रही थी, वो पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये हम इसको बोलते हैं कि हमारी जो टोटल ऊर्जा जो सन से आ रही है और वापस कितनी जा रही है, उसको हम जनरली एल्बिडो बोलते हैं। तो उसका बहुत हाई एल्बिडो होता है स्नो का, तो बहुत सारी एनर्जी वापस चली जाती है, तो बहुत हाई रिफ्लेक्टेंस आता है। और सिर्फ जो हमारा शॉर्ट वेव इंफ्रारेड है या मिडल इंफ्रारेड है, जो 1.5 या 1.9 या 2 या 2.4 2.5 के करीब माइक्रोमीटर के करीब होता है, तो वहाँ पे इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। तो इन्हीं एब्जॉर्प्शन और जो ये हाई रिफ्लेक्टेंस को हम यूज़ करके हमारे कुछ इंडाइसिस होते हैं, जैसे हम नॉर्मलाइज डिफरेंस वाटर इंडेक्स बोलते हैं या नॉर्मलाइज इंडेक्स स्नो इंडेक्स होते हैं, उससे हम ऑटोमेटिकली सरफेस वाटर जो है, सतही जल है और जो ये हिम क्षेत्र है, उसकी रेगुलरली हम मैपिंग करते हैं। और क्योंकि जब वो लिक्विड फॉर्म में है, जल की फॉर्म में है, तो बहुत कम रिफ्लेक्टेंस हो रही है, जब वो ठोस में है तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस हो रही है। उससे हमारी इमेज इंटरप्रिटेशन में हमको ईजी हो जाता है और उसको क्लासीफाई करना भी इजी हो जाता है, क्योंकि वो एक यूनिक कलर फॉर्म में हमें दिखाई देगा, चाहे वो जल मात्रा में हो, लिक्विड में हो, चाहे वो सॉलिड में हो। तो इसको मैप करने के लिए हमारा जो अंतरिक्ष विभाग है, उसके डेडिकेटेड उपग्रह हैं। उन उपग्रहों में रिसोर्स सैट सीरीज़ की जो सीरीज़ है, शुरू हमने IRS 1A 1B से किया था 1988 में, फिर 1995 1997 में हमारा IRS 1C 1D हुआ, फिर 2003 में हमारी रिसोर्स सैट सीरीज़ स्टार्ट हुई, जो अभी तक कंटिन्यू कर रही है। और इसमें हमारे ये जो सारे सैटेलाइट हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय की जो सरकार है, उसमें NNRMS प्रोग्राम के अंडर वेरियस मिनिस्ट्रीज़ के साथ हम इंटरेक्ट करके उनकी नीड को समझ के, उनकी ज़रूरतों को समझ के ये बनाए गए हैं। तो उसमें रिसोर्स सैट है जो हमारा जो ऑप्टिकल इमेजिंग में आता है, और जो रेडार है जिसमें हमें सूर्य की ऊर्जा की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपनी एनर्जी खुद जनरेट करता है और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में अपनी एनर्जी छोड़ के फिर उससे जो सतह से जो रिटर्न आता है उससे हम सिग्नल बनाते हैं। वो रीसेट सीरीज़ है। तो 2003 से लेके और अभी तक रिसोर्स सैट 2, रिसोर्स सैट 3 जो अभी पाइपलाइन में है इसरो के, तो ये हमारे मेन वर्क हॉर्स हैं हमारी भूमि और जल को मॉनिटर करने के लिए। और इनका जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो 5 मीटर से लेके 56 मीटर तक रहता है। फिर अगर हमें बहुत उच्च संकल्प वाला हाई रेजोल्यूशन वाले सैटेलाइट चाहिए, जैसे हमें नहरों की या कोई वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैरेज है या कोई डैम है, उसकी मॉनिटरिंग करनी हो, तो हमें 1 मीटर से कम रेजोल्यूशन की भी ज़रूरत पड़ती है। या हम उसकी सतह के एलिवेशन को जानना चाहते हैं, तो हमें कार्टोसैट जैसे फोटोग्रामेट्रिक स्टीरियो सैटेलाइट को हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए कार्टोसैट सीरीज़ है। फिर अगर हमें ओशन का करना हो स्टडी, या फिर हमें जल की एलिवेशन या हाइट नापनी हो, तो उसमें ऑल्टीमीटर जैसे सैटेलाइट हैं, जिसमें सरल अल्टिका एक प्रमुख भूमिका निभाता है। या फिर ओशनसैट 2 है जो समुद्रों के बारे में हमें जानकारी देता है। फिर क्योंकि जल तो हमें वेदर और क्लाइमेट से ही मिलता है, जो हमारे बादल हैं उनको मॉनिटर करने के लिए, बारिश को मॉनिटर करने के लिए, जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है या एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, उसको मॉनिटर करने के लिए हमारे इनसैट सीरीज़ के सैटेलाइट हैं, इनसैट 3D 3DR। फिर मेगाट्रॉफिक्स जो है जॉइंटली हमारा जो मिशन है सरल के साथ, फ्रेंच स्पेस एजेंसी के साथ, तो इन सभी को हम यूज़ करते हैं अपनी विभिन्न विभिन्न ज़रूरतों के लिए, जल के क्षेत्र में व अन्य क्षेत्रों में भी, जिसमें हमारे अन्य नेचुरल रिसोर्स आते हैं पृथ्वी के। तो हमारी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे हमने लार्ज एरिया की एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग करनी है, या हमें समय समय पर अपनी रेजरवायर की मॉनिटरिंग करनी है, या फ्लड की मॉनिटरिंग करनी है, तो उसमें हमारा रिसोर्स सेट AWIFS डेटा यूज़ होता है। उसमें 56 मीटर बाय 56 मीटर का वो रेजोल्यूशन है, बट हर 5 से 7 दिन तक आपको एक इमेज मिल जाएगी। और अगर आप 2 सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो ये दिन जो है हर 2 दिन में या 3 दिन में भी मिल सकता है। और इसमें आपको 2,50,000 स्केल पे आप इसकी मैपिंग कर सकते हैं रेगुलरली। तो इसको यूज़ करके अगर आप इसरो के NRSC जो है हमारा जो ऑपरेशनल एजेंसी है,
इसरो की जो डेटा रिसीव भी करता है, डेटा डिसिमिनेट भी करता है और वेरियस यूज़र डिपार्टमेंट से भी इंटरेक्ट करता है। उसकी वेबसाइट भुवन पे जाएंगे तो उस पर आपको इसका लैंड यूज़ लैंड कवर मिलेगा हर 2 वर्ष की एनुअल साइकिल पे। फिर अगर आपको बिल्कुल थोड़ा स्केल आपको बड़ी करनी है, 50,000 पे आपको एग्रीकल्चर एरिया या नहर का या जलाशयों की अगर आपको मॉनिटरिंग करनी हो, बर्फ़ की मॉनिटरिंग करनी हो, तो हम LIS-3 यूज़ करेंगे। बट इसमें अभी एक सैटेलाइट से 24 दिन है। अगर आपके इसी तरह के 2 सैटेलाइट रहें, 2 उपग्रह रहें, तो ये 12 दिन तक आ सकता है। जैसे ही आप नंबर ऑफ सैटेलाइट बढ़ाएंगे तो आपका जो रीविजिट टाइम है या टेम्परल रेजोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, वो बढ़ जाएगा। फिर आपको जैसे कई बार बहुत माइनर कैनल है, उसका साइज़ थोड़ा छोटा है, या फिर बिल्कुल फील्ड लेवल की कैनल है, या आपका कोई वाटर सोर्स का प्रोजेक्ट है, बैरेज है या डैम है या छोटा पॉन्ड है गांव का, तो उसके लिए हमें LIS-4 जो 5.8 उसमें 1:10,000 स्केल, या कार्टोसैट 1:5,000 स्केल, या फिर कार्टोसैट 2 और 3 सीरीज़ जो है उसमें 1:3,000 स्केल से आप उसकी मैपिंग को बढ़ा सकते हैं। और इसमें कार्टोसैट 1 सीरीज़ को हम इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको अगर इस किसी एरिया के स्थान की एलिवेशन को पता करना हो तो उसमें DEM या DTM बनाना हो तो वो भी हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। और भुवन से आप पूरे भारतवर्ष का और जो हमारे पड़ोसी देश हैं जिसमें सार्क कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, उनका डिजिटल एलिवेशन मॉडल 30 मीटर रेजोल्यूशन पे आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम जल को हम कैसे स्टडी करें इस रिमोट सेंसिंग और GIS के साथ। तो एक जो हम बोलते हैं जल के क्षेत्र में एक जलागम होता है, जिसको हम इंग्लिश में वाटरशेड भी बोलते हैं। तो ये जलागम जो है एक प्राकृतिक यूनिट है, जो पूरा पानी इस जलागम में बरसेगा तो इसकी जो ये रिज लाइन है, जो इसकी जो टॉप का जो सरफेस है, ये एक कॉमन पॉइंट पे उसको ड्रेन करेगा। जो पूरा जलागम का जो पानी है ये एकत्रित होकर एक स्थान से बहेगा। जैसे मैं बात करूं कि जो गंगा बेसिन है, गंगा बेसिन का जो जलागम है वो गंगोत्री से स्टार्ट होता हुआ, बद्रीनाथ से स्टार्ट होता हुआ आपका ऋषिकेश पे वो निकलता है। तो ऋषिकेश पे अगर हम उसका आउटलेट डालें तो पूरे अपर गंगा बेसिन का वो बेसिन या वाटरशेड कहलाएगा। तो उसमें जो है हमारे 2 तरह के विषय रहते हैं। एक जो हमारी रास्टर डेटा रहता है, जिसमें हमारा रिमोट सेंसिंग सुदूर संवेदन की इमेजेस रहती हैं, फिर टोपोग्राफी रहती है, फिर उससे जो हम प्रोडक्ट डिराइव करते हैं जिसमें हमारा लैंड यूज़ लैंड कवर रहता है। तो वो रास्टर उसमें रहता है, पिक्सल्स में रहता है। और फिर कुछ जो हमारे जो वेक्टर हैं, जैसे हमारा मौसम के लिए हम वर्षा के लिए कुछ रेन गेजेस का यूज़ करेंगे, या फिर नदियों और जो जलागम है उनकी स्थितियों को हम लाइन या पॉइंट फॉर्म में करेंगे, या वाटरशेड की जो बाउंड्री है उसका जो क्षेत्र है वो पॉलीगन के रूप में यूज़ करेंगे। तो ये दोनों रास्टर और वेक्टर को हम एक ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में, जिसमें वो हर पिक्सल एक ही लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को रिप्रेजेंट करते हुए उसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें जो है कुछ, क्योंकि यह जो जल की स्थिति है यह समय के साथ भी बदलती रहती है और स्थान के साथ भी बदलती रहती है। जैसे जलवायु है वो समय के साथ भी बदलेगी और स्थान के साथ भी बदलेगी। सुबह कुछ और आपका टेम्परेचर होगा, शाम को कुछ और होगा। अभी बारिश हो रही है, फिर शाम को बारिश नहीं हो रही है। तो वो, और यहाँ पे जैसे हम देहरादून का एग्जांपल दें तो हमारे अगर IRS कैंपस में बारिश हो रही होगी तो हो सकता है कि ISBT जो है वहाँ पे बारिश ना हो रही हो, क्योंकि वो स्पेशल वेरिएबिलिटी का स्थानिक और अनवरण का के अंतर्गत आता है। उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें कि जो स्थिति आपकी टोपोग्राफी की है, जो आपका लैंड यूज लैंड कवर है, या जो इमेजेस हैं, या जो हमारी जो मृदा है, वो समय के साथ इतना तेज़ी से नहीं बदलेगी, वह केवल स्थान के साथ बदलती है। तो इसमें अगर हम 10 साल का समय लें या 50 साल का समय लें तो हमारा लैंड यूज लैंड कवर बदल सकता है। या हमने कहीं पे नया डैम बना दिया, कहीं रोड बना दिया, कहीं नहर बना दी, तो उस समय हम अपनी मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं। तो उस समय थोड़ा बहुत चेंज हम टोपोग्राफी में भी जान सकते हैं। तो इन सभी चेंजेस को हम अपने इस सुदूर संवेदन और GIS के साथ देख सकते हैं। और उसमें अगर हम समय को ऐड कर दें और उसको हम जो गणित के साथ हम उनके
के कुछ इक्वेशंस को बना लें तो हम इसको मॉडल भी कर सकते हैं प्रकृति में जल के प्रवाह को। तो जैसे ये एग्जांपल है, पहले हम सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोग्राफिकल शीट लेते थे, उसमें कंटूर मैप होता था। तो कंटूर मैप जो है वो किसी एक एलिवेशन को दर्शाता था, तो उसको हम डिजिटाइज करके फिर इंटरपोलेट करके जनरेट करते थे। पर अभी जो हमारा सुदूर संवेदन है उसमें फोटोग्रामेट्री है, फिर इंटरफेरोमेट्री है, और रेडारग्रामेट्री है, या फिर ऑल्टीमीटर है, उससे भी हम इस टोपोग्राफी को जान पाते हैं। और पूरे विश्व के, ना केवल पृथ्वी में हम टोपोग्राफी को जान पाते हैं, परंतु मंगल ग्रह की टोपोग्राफी या चंद्रमा की टोपोग्राफी, जिसे चंद्रयान 1 ने, चंद्रयान 2 ने उसको बहुत अच्छे तरीके से मैप किया है, तो वो हम डिजिटल फॉर्म में प्राप्त करते हैं। और हमें किसी क्षेत्र के बेसिन का या किसी क्षेत्र के वाटरशेड का अगर ऑटोमेटेड डिलिनिएशन करना हो तो हम इस डीएम को यूज़ करके प्राप्त कर सकते हैं। उसमें हमें ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पॉलिटिकल जो है हमारी उस बाउंड्री में हो, क्योंकि वो ग्लोबल डेटा है, पूरे विश्व का डेटा है। उसमें हम और फ्रीली अवेलेबल है, उसमें हम सारे सब बेसिन्स का इजीली हम उसको उसकी ड्रेनेज मैप को, उसके सब वाटरशेड के मैप को आइडेंटिफाई और मैप कर सकते हैं। फिर इसमें जो जल विज्ञान है उसमें हम कोशिश करते हैं कि सुदूर संवेदन से हमारे जो ये वाटर बैलेंस की इक्वेशन हो उसमें इम्प्रूवमेंट हो। तो ये बेसिक वाटर बैलेंस इक्वेशन है जिसमें वर्षा जल, वाष्पीकरण और जो नदियों में जल है, दैट इज़ जो इक्वल हम मानते हैं, इसमें टोटल स्टोरेज में कितना चेंज हो रहा है। तो स्टोरेज भी 3 प्रकार की होती है। एक तो जो मृदा में स्टोरेज है जिसे हम सॉइल मॉइस्चर बोलते हैं, एक जो हमारे सतह पे स्टोरेज होती है जो हमारे रेजरवायर और नदियों में रहती है, और एक स्टोरेज हमारी भूजल के रूप में रहती है। तो उसके लिए हमारे पास आजकल जो हैं डेडिकेटेड सैटेलाइट हैं। जैसे भूजल के लिए हम ग्रेस को यूज़ करते हैं। ग्रेस जो है ग्रेविटी बेस्ड सैटेलाइट है। उसमें हम एनी चेंज, कोई भी चेंज होता है जो हमारा जो मास है उसको ग्रेविटी में वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो हम टोटल स्टोरेज, जिसमें आपके तीनों स्टोरेज के कंपोनेंट आते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं मंथली स्केल पे। और जो डेडिकेटेड सैटेलाइट हैं जैसे एसमॉस है, एसमैप है, इंडिया का मेगाट्रॉफिक्स है, तो इसमें हम मृदा में जो मॉइस्चर रहता है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। और सरल एल्टिका से अभी फ्यूचर में स्वॉट होगा, या सेंटिनल के अल्टीमीटर हैं, उससे हमें सतह के जल की स्टोरेज का पता लगता है। और फिर हमें प्रेसिपिटेशन के लिए टीआरएमएम है, इनसेट है, और वाष्पीकरण के लिए लैंडसेट है, सीरीज़ है। और टोटल नदी में जल के लिए फिर से हम सरल एल्टिका, स्वॉट या जेसन या सेंटिनल सीरीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको हम इम्प्रूव करते रहें, और हमें जो जानकारी है हमारे जल की, वो चाहे वो सैटेलाइट से हो, चाहे वो हमारी किसी मेट्रोलॉजिकल या हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन से हो, वो इम्प्रूव होती रहे, ताकि हमें पता रहे कि कितना जल हमारे पास है और कितना जल हम यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में और प्रेजेंट हमारी ज़रूरतों के हिसाब से। तो ये एक समरी है जो हम जैसे सुदूर संवेदन से क्या क्या हर घंटे में आपको वर्षा का मान, हिमपात दर पता लग सकता है। जल के स्रोतों को हम मैप कर सकते हैं, उसमें जलाशय हैं, झील है, तालाब हैं, ग्लेशियर हैं, उन सब का मानचित्रण कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। उसमें कितनी गहराई है या उसमें कितनी स्नो में वाटर है, स्नो वाटर इक्विवेलेंट जिसको बोलते हैं, उसकी कर सकते हैं। फिर वाष्पीकरण कितना हो रहा है, और जो दूसरे पैरामीटर्स हैं, लैंड सरफेस टेम्परेचर और एनडीवीआई उसमें यूज़ होता है। फिर जल का जो स्तर है मीन सी लेवल से, उसमें हम अल्टीमीटर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। और फिर मृदा में नमी, सॉइल मॉइस्चर है, और उसकी जो स्थल की जो कृति है डीईएम डीटीएम से, और जल की जो मांग है, और कितनी हमारी फसलें लगी हैं उसमें, उन फसलों को कितनी पानी की ज़रूरत है, पेयजल के स्रोत कहाँ से हैं, ये सारे हम सुदूर संवेदन से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। और इसमें जैसे हम एग्जांपल दें, ये हमारे देहरादून शहर का, तो इसमें ये रिज लाइन पे बसा हुआ है, ये 2 वाटरशेड्स को डिवाइड करता है। तो जो वाटरशेड जो हमारा पश्चिम की तरफ जा रहा है वो आसन वाटरशेड है, उसका पानी यमुना में मिलता है। और जो वाटरशेड हमारा उत्तर दक्षिण पूर्व की तरफ जा रहा है या दक्षिण पश्चिम की तरफ जा रहा है, वो गंगा नदी में मिलता है, वो सौंग वाटरशेड है। तो इस वाटरशेड में आप देखेंगे कि जो ह्यूमन सेटलमेंट्स है, मनुष्यों में रहने की जो जगह है, उनके घर हैं,
उस पे रन ऑफ ज़्यादा होता है उसकी मैपिंग भी करते हैं। और फिर जो इंडस्ट्रियल एरिया है या जो नदियाँ हैं और जो ये ग्रीन कलर में हरे रंग में जो दिखाई दे रहा है ये हमारे फॉरेस्ट हैं। ये हमारे मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट हैं उत्तर की दिशा में, और जो दक्षिण की दिशा में है वो ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट हैं। इसमें अलग अलग कलर में वो दिखाई देते हैं। फिर जो लाइट हरे कलर में जो हल्के हरे कलर में है वो हमारी खेती बाड़ी दिखा रहा है, उसमें गन्ने की खेती है और गेहूं की खेती है जो हमारे रवि सीजन में होती है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं दो बैरेज हैं, डाक पत्थर बैरेज, आसन बैरेज, और ये नहर भी आपको दिखाई दे रही है और यहाँ से आप आसन नदी का जल भी देख सकते हैं। तो इसमें हम जल विज्ञान, जल गति विज्ञान, नदियों में कितना जल है, शहर में कितने जल की आवश्यकता है, और रचना प्रवाह और बाढ़ में कितना हम जल होता है, या फिर किसी भी जल में किसी नहर की लंबाई या किसी वाटरशेड का क्षेत्रफल या उसमें कितने जल की मात्रा है वाटर बॉडी में, वो कर सकते हैं। और इसमें हम सतही और भूजल दोनों का हम मैपिंग और मॉडलिंग कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है कि सिंचाई के लिए कितना हमें जल चाहिए, वो भी सिंचाई जल प्रबंधन हम इसमें कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी 1970 से लेके अभी तक की सारी अंतरिक्ष से ली गई इमेजेस हैं। और इसमें हम जब मेट्रोलॉजिकल डेटा ऐड कर देते हैं, ग्राउंड वाटर कर देते हैं, ये हाइड्रोलिक्स ऐड कर देते हैं जीआईएस में, तो हमारे पास एक ऑलमोस्ट कंप्लीट जो है इसका पिक्चर बन जाती है। तो ये एक जस्ट लिस्टिंग है, आप इसको हम इसका पीडीएफ हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जो जल संसाधन इंजीनियरिंग या जो जल विज्ञान के क्षेत्र में भूस्थानिकी कहाँ कहाँ पे हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जल विज्ञान का जिसमें यह प्रौद्योगिकी का यूज़ ना हो। किसी क्षेत्र में जैसे आपका जो वाटरशेड है, जलागम की मैनेजमेंट हो, या फिर सिंचाई की अवधारणा मानचित्रण हो, या बाढ़ क्षेत्र को आइडेंटिफाई और मैपिंग करना हो, या फिर सुदूर संवेदन का उपयोग जो जलाशयों में जो सेडिमेंट या अवसादन होता है उसकी असेसमेंट करनी हो, तो ये सारे के सारे जो है या सरफेस वाटर स्नो कवर जो है हमारा उसकी मैपिंग करनी हो, ग्लेशियर्स को हमें जो हिमनद हैं उनको हमें मॉनिटर करना हो, तो उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यह प्रौद्योगिकी निभाती है। तो इन सब का जो सार है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो हमारा इसरो है, और जो केंद्रीय जल संस्थान है सेंट्रल वाटर कमीशन, 2008 के करीब इन दोनों बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने, प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन ने हाथ जोड़े थे और दे मेड ए इंडिया वॉरिस वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो पहले हमारा आरएससी जोधपुर फिर एनआरएससी में कोऑर्डिनेट हुआ। अभी वह वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके दिल्ली में जो इंडिया वॉरिस है वहाँ पे नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर बना है, वहाँ पे आप इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। और इसकी जो न्यू वेबसाइट है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस वेब लिंक से। तो इसमें आपको संपूर्ण भारतवर्ष में कितने रिवर बेसिन हैं, कितनी नदियों का बेसिन है, उसके एटलस आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगर आपको वाटरशेड जलागम के एटलस के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन लेनी हो, वो भी आप अगर आपका यूज़र नेम है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपने विजुलाइज करना है, सिंपल देखना है आपका क्षेत्र में कितने जलागम है, वो भी आप इसमें से विजुलाइज कर सकते हैं। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रहती है जो हमारे गेजिंग रहते हैं कि हम नदी को कहाँ पे हम जल को मॉनिटर कर रहे हैं, और हम उसमें जल का क्या क्या मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे हम जल का हम लेवल या फिर टोटल फ्लो उसमें कितना आ रहा है, या सेडिमेंट कितना आ रहा है, या फिर उसकी क्वालिटी, इसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। इसमें से कुछ जो हमारे बेसिन है जैसे गंगा है, कावेरी है, ब्रह्मपुत्र है, इंडस है, वो हमारे क्लासिफाइड में आते हैं। उसमें आप विजुलाइज कर पाएंगे पर डेटा डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। उसके लिए अगर आपको डेटा उसका चाहिए तो वो हमें सेंट्रल वाटर कमीशन की एक सेंट्रल कमेटी है, उसके थ्रू हम उसको प्राप्त करते हैं। जो अन्य नॉन क्लासिफाइड बेसिन है उसमें आपका कृष्णा है, गोदावरी है, महानदी है, नर्मदा है, तापी है, ये सारे नॉन क्लासिफाइड बेसिन का डेटा कोई भी इंडियन सिटीजन अपने यूज़र नेम पासवर्ड बना के उसमें से डाउनलोड कर सकता है। और यह डेटा बहुत ही कारगारी साबित हुआ है। जो हमारी रिसर्च कम्युनिटी है, प्लानिंग कम्युनिटी है इंडिया में, तो किसी भी नए वाटर सोर्स के प्रोजेक्ट को प्लानिंग करने के लिए यह जो जल का डेटा है ये बहुत ही कारगारी
रहता है किसी भी वाटर सप्लाई स्कीम को या रिजर्वायर या इरिगेशन की स्कीम को या फ्लड कंट्रोल स्कीम को या कोई और आध्यात्मिक स्टडी उसमें या एकेडमिक स्टडी अगर करना चाहे तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है यह वाटर सोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जस्ट अभी हम देखते हैं कि हमारा जो जल कहाँ से स्टार्ट होता है। हमारा जैसे गंगा नदी है हमारी, गंगा माँ भी हम उसको बोलते हैं, और बहुत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी जो भारत सरकार है, नमामि गंगे के अंदर उसमें बहुत हम बजट भी रहता है और पैसा खर्च करते हैं। तो उसमें उसका जो स्रोत है, तो जो गोमुख से ये स्टार्ट होता है। तो अगर हम सैटेलाइट में इसको देखें तो डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रल बैंड्स में विजिबल में किस तरह से दिखाई देगा या स्विर चैनल में किस तरह से दिखाई देगा, तो उसका एक यह चित्र है। और जब हम उसको सारे कलर्स को या 3 उसमें से कलर्स को मिला देंगे तो इस तरह का चित्र बनता है। तो ये गंगोत्री ग्लेशियर है और जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ बह रहा है, और यहाँ पे आपका गोमुख है। और ये भागीरथी और सतोपंथ ग्लेशियर है, ये आपका ईस्ट की तरफ बह रहा है, फिर ये साउथ की तरफ यहाँ टर्न लेता है, यहाँ पे बद्रीनाथ है। फिर इसके दक्षिण में गंगोत्री के कीर्ति ग्लेशियर के ग्लेशियर में दक्षिण में यहाँ पे ये केदारनाथ है। और इसके गोमुख के कुछ किलोमीटर बाद आप जाएंगे तो गंगोत्री टेम्पल है। तो ये 3 जो हमारे देवस्थान हैं उत्तराखंड के, वो एक सैटेलाइट इमेज में हम बड़ा इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यह जो है ये इस हिमनद का क्षेत्र है जहाँ पे अकुमुलेशन जोन हम बोलते हैं, और यहाँ पे ये अबलेशन जोन है जहाँ हमारे ग्लेशियर के ऊपर छोटी छोटी लेक्स बन जाती हैं जिनको हम सुपरा ग्लेशियर लेक्स बोलते हैं। फिर ये क्लीन आइस ग्लेशियर्स है। तो यहाँ पे सर्दियों के समय यहाँ पे जो वर्षा होती है वो हिम के उसमें होती है, और वह हिम जमता है। फिर जब गर्मियाँ होती हैं, स्प्रिंग होता है, तो उस समय ये हिम पिघलता है। उसके बाद जब जुलाई अगस्त में हिम पूरा जो ये स्नो है वो पिघल जाती है और जो हिम है वो पिघलना स्टार्ट होता है। तो इस यहाँ से हमें जल की प्राप्ति होती है अपर गंगा जो हमारी जो बेसिन है। फिर ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे जैसे बोलते हैं कि गंगोत्री रिट्रीट हो रहा है। तो कुछ ग्लेशियर जो हमारे काराकोरम में है उसमें इतनी अधिक मात्रा में हिमवर्षा होती है कि उसका जो मास है ग्लेशियर का वो कई बार बहुत सडनली आगे बढ़ जाता है, जिसको सर्जिंग बोलते हैं। तो ये एक ग्लेशियर है काराकोरम में जो 2010-11 में 1.36 किलोमीटर बढ़ गया था। तो पहले यहाँ पे था, फिर सडनली इतना बारिश हुआ और उसके स्नो अकुमुलेशन हुआ और ग्लेशियर में आइस इकट्ठा हुई, तो वो सडनली ड्यू टू द टोपोग्राफिक सर्जिंग होती है। फिर जैसे ये गंगोत्री का है तो हम इसे हिम नदी बोलते हैं। तो हिम नदी जो है ये ग्लेशियर जो है आइस मूविंग रिवर ऑफ आइस भी इसको बोलते हैं। तो ये हम सैटेलाइट से इसका टाइम लैप्स बनाते हैं क्योंकि इसमें जो पिक्सल है वो हमेशा स्थिर उसी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। बट वो क्योंकि ये टोपोग्राफी की वजह से सारे माउंटेन वैली ग्लेशियर हैं, ये नीचे की तरफ बहते रहते हैं। तो ये आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे हिमनद नीचे की तरफ बह रहा है। परंतु ये जो गोमुख है जहाँ से ये लिक्विड वाटर स्टार्ट होता है, इसकी बहने जो मात्रा है वो अधिकतम है एज़ कंपेयर टू जो ये सॉलिड फॉर्म ऑफ आइस है। तो ये नेगेटिव मास बैलेंस में है, इसलिए इसका रिट्रीट हम बोलते हैं। रिट्रीट तो आपका बैक में होगा बट मूवमेंट आपकी हमेशा जो हिमनद की है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। तो ये जो एवरेज जो इसकी जो वेलोसिटी हम बोलते हैं वो 15 से 20 मीटर पर ईयर तक रहती है। फिर ये तो हिमनद का हो गया। फिर हमारे जो हिमालय है उसमें बर्फ़ पड़ती है सीजनली। तो हमारा फरवरी के महीने में पूरा ऑलमोस्ट 50-60% एरिया जो है नॉर्थ वेस्ट हिमालय का इसमें देखेंगे तो ये बर्फ़ के अंदर ढका हुआ रहता है। उसके बाद जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु के नज़दीक आते हैं वो बर्फ़ पिघलना स्टार्ट होती है। और ये जस्ट एग्जांपल है ब्यास नदी का और चेनाब नदी का कि मिनिमम और जो मैक्सिमम स्नो कवर कितना है। जहाँ पे ग्लेशियर्स ज़्यादा होंगे, स्नोफॉल ज़्यादा होगा, वहाँ पे जो मिनिमम एरिया है वो ज़्यादा होगा बर्फ़ का एज़ कम्पेयर टू दूसरा एरिया है जहाँ पे मॉनसून डोमिनेटेड जो हम बेसिन बोलते हैं। तो ये सारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं सैटेलाइट से हम करते हैं क्योंकि इस एरिया में इतने सारे फील्ड के इंस्ट्रूमेंट लगाना थोड़ा मुश्किल होता है और अनइकोनॉमिकल भी रहता है। तो इसमें हमारा जो सैटेलाइट्स हैं, उपग्रह हैं, वो हमें बहुत ही टाइमली इन्फॉर्मेशन दे के हमें बताते हैं कि कितना हमारे पास पर्टिकुलर एरिया में स्नो है।
तो ये जस्ट एग्जांपल है, जैसे मॉनिटर में 1970 की बात कर रहा हूँ, तो टिहरी का भी जो सर्वे था वो हो गया था 1970-80 के दशक में। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है 2000 के 2000 1990 और 2000 में स्टार्ट हुई। उसके बाद ये आप इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर सकते हैं जब ये टिहरी डैम बन रहा था और टिहरी डैम बनने के बाद किस तरह से ये जल इसमें इकट्ठा हुआ है। तो ये 24 स्क्वायर किलोमीटर का जल जो है इसमें हमने आफ्टर द फिलिंग ये आइडेंटिफाई किया है। और ये NDWI जिसको हम इंडाइसिस बोलते हैं, नॉर्मलाइज डिफरेंस वाटर इंडेक्स, तो इस तरह से हम जल की मॉनिटरिंग करते हैं। फिर अगर हमने जल की गुणवत्ता को करना हो तो उसमें हमें हाइपर स्पेक्ट्रल डेटा का यूज़ करना पड़ता है। तो वो हाइपर स्पेक्ट्रल डेटा जो है जस्ट एग्जांपल है एवरिस NG का, जिसमें फील्ड में जाके हम स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर से भी मेजरमेंट लेते हैं और टर्बिडिटी की भी मेजरमेंट लेते हैं। फिर इसको सैटेलाइट्स में जो दिखाई देता है उससे कंपेयर करते हैं और उसमें हम देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है इसमें ज़्यादा टर्बिडिटी है, इस वाले एरिया में कम टर्बिडिटी है। और जब बारिश होती है तो बाढ़ आती है, तो बाढ़ के समय जनरली क्या होता है कि हमारे बादल बहुत रहते हैं। तो जो हमारी जो ट्रेडिशनल सुदूर संवेदन है ऑप्टिकल, जो सूर्य की ऊर्जा को जो रिफ्लेक्ट होती है उसको सेंसर कैप्चर करता है, फिर इमेज बनाता है। तो उस समय क्या बादल रहेंगे तो ज़मीन पे क्या हो रहा है वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो उसके लिए हम रीसेट यूज़ करेंगे रेडार। उसमें अपनी एनर्जी सेटेलाइट खुद बना रहा है और जब जल जैसा कोई प्राकृतिक उसमें माध्यम मिलता है तो वो बिल्कुल स्मूथ होता है और उससे रिफ्लेक्शन सैटेलाइट की तरफ ना आके दूसरी दिशा में चली जाती है। तो उससे ये ब्लैक कलर की अपीयरेंस दिखाई देता है। तो फ्लड जो है बाढ़ के समय अगर हमें जल की जो उसका जो क्षेत्रफल नापना हो, उसकी जो ड्यूरेशन नापनी हो, तो उस समय हम माइक्रोवेव जो है सैटेलाइट्स का इसमें जो सिंथेटिक अपर्चर रेडार है उसका यूज़ करते हैं। तो ये जस्ट एग्जांपल है 2008 में जब वो कोसी बैरेज में सेडिमेंटेशन और उसकी वजह से बहुत हैवी रेनफॉल हुआ और वो ब्रीच हो गया, टूट गया वहाँ से। उसके बाद जो है पुराना जो कोसी का जो पाथ था उसने आइडेंटिफाई करके पूरा यह एक समुद्र जैसा पूरा क्षेत्र बाढ़ में आ गया था। तो ये कम से कम 20-30 दिन तक यह रही। तो उसमें जो क्लाउड फ्री इमेजेस वो भी यूज़ करी गई हैं और जो रेडार से जो इमेजेस हैं वो भी आइडेंटिफाई करके इसकी रेगुलर मैपिंग की गई है। तो ये अभी आजकल हमारे पास एक थोड़ा, क्योंकि इसका डेटा बहुत हैवी होता है, बहुत साइज़ बड़ा होता है, तो उसके लिए गूगल अर्थ इंजन जैसे क्लाउड बेस्ड सर्विसेज हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट एग्जांपल है 2022 का। तो उसमें हम कुछ ही मिनटों में बारिश से पहले और बारिश के बाद कितना हमारा जो क्षेत्र बाढ़ में गया है उसको हम मैप कर सकते हैं। ये जो क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग है, क्योंकि उसका जो सैटेलाइट डेटा क्लाउड में होस्ट होता है और बहुत ही जल्दी हम जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, NGOs हैं, उनको बता सकते हैं कि कौन सा एरिया बाढ़ के अंदर है और कौन सा एरिया जहाँ पे आपको रेस्क्यू या रिलीफ प्रोवाइड करना है। तो उसी तरह से जो विंटर में है, अगर विंटर में है, सर्दियों में अगर आप ग्लेशियर्स को मॉनिटर करना चाहें या मानसून के समय आप ग्लेशियर को मॉनिटर करना चाहें, तो हम ये जैसे गंगोत्री ग्लेशियर है, ये 3 मीटर का डेटा है हमारे रीसेट का। तो हम, क्योंकि इसमें जो इसकी वेवलेंथ है ये बादलों का जो पार्टिकल साइज़ है, हाइड्रोमीटर्स या जो स्नो बर्फ़ का जो पार्टिकल साइज़ है उससे बड़ी होती है, 5.3 सेंटीमीटर के करीब। तो उसको वो पेनिट्रेट कर देती है और बर्फ़ के नीचे की सतह को हम देख सकते हैं और बादलों के नीचे की सतह को भी हम देख सकते हैं। तो इसमें आप चाहे स्ट्रेटजिक एप्लीकेशन हो, चाहे आपकी नॉर्मल ग्लेशियरोलॉजी की एप्लीकेशन हो, वो भी हम इसमें स्टडी कर सकते हैं। तो उसी तरह से हमारा ये जो फ्रीली अवेलेबल डेटा है उसको हम यूज़ करते हैं इन जल नदों को स्टडी करने के लिए। और उसमें से एक हमारी ग्लेशियोलॉजी में टर्म होती है इक्विलिब्रियम लाइन एल्टीट्यूड। तो उस एलिवेशन के नीचे वाला जो एरिया है वहाँ पे हमारी बर्फ़ पिघलती रहती है, उस एलिवेशन के ऊपर वाला जो ग्लेशियर का एरिया है वहाँ पे बर्फ़ इकट्ठी होती रहती है। तो ये हम रेडार से बहुत ईजीली इस ELA को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस दृश्य में हम सियाचिन के लिए, बड़ा शिगरी और जो गंगोत्री ग्लेशियर है, 3 सबसे जो बड़े ग्लेशियर हैं हिमालय के, इंडियन हिमालय के, भारतीय हिमालय के, वो हमने इसमें दर्शाया है 2015 से लेके 2018 तक। तो जनरली ये जो ELA है 5100 से लेके 5200, कुछ क्षेत्रों में जैसे बड़ा शिगरी में 5400 तक भी ये गई है। उसी तरह से सैटेलाइट से जैसे हमारे अभी वाटर लेवल हम मेजर करते हैं, आपने देखे होंगे स्टाफ गेज या ब्रिज के ऊपर मार्किंग लगी होती हैं नदियों में कि जल का स्तर कितना है। या फिर आपने न्यूज़ में सुना होगा कि यमुना जो है बाढ़ का जो लेवल है
वहाँ तक पहुँच गई है। तो वो जो लेवल है हम कोशिश करते हैं कि सैटेलाइट से भी हम नाप सकें जो बड़े नदियाँ हैं, बड़े रिजर्वायर हैं। तो 1990 से लेके अभी कंटिन्यू तक हम, ये जस्ट एग्जांपल है उजनी का, उकई रिजर्वायर का, और ये ट्रैक है हमारे सैटेलाइट के जो हमारे 4 सेंटीमीटर तक की एक्यूरेसी में ये हमें वाटर लेवल का एलिवेशन देते हैं 10 दिन से लेके 21 दिन के इंटरवल पे। और ये अभी एक बहुत एम्बिशियस मिशन है, उसमें बहुत सारी स्पेस एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, हम एज ए यूज़र इन्वॉल्व हैं, एज ए साइंस टीम मेंबर इन्वॉल्व हैं हम लोग। तो ये है सरफेस सतही और जल महासागर की स्थलाकृति और सरफेस और वाटर ओशन टोपोग्राफी मिशन। तो इसमें जो नदियाँ हैं 100 मीटर से तक और उससे ज़्यादा, तो उसमें आपको जो नदियों में कितना जल प्रवाह हो रहा है या डिस्चार्ज कितना है वो आपको एज ए सैटेलाइट प्रोडक्ट मिलेगा हर 21 दिन में। और छोटे छोटे जो वाटर बॉडीज़ हैं 6 हेक्टेयर से ज़्यादा, उनका जो उसका जो वॉल्यूम है या भंडारण है या जो उसका एरिया है वो भी हम इसमें से देख पाएंगे। और जो मृदा में जो मॉइस्चर रहता है, मृदा में जो नमी रहती है, उसके लिए हम हर रोज़ डेली लेवल पे 25 किलोमीटर के रेजोल्यूशन पे हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं। ये एग्जांपल है एक हमारा पैसिव माइक्रोवेव, जिससे जो हमारी पृथ्वी से जो ऊर्जा का जो विद्युतीकरण होता है, जिसको हम इमिसिविटी, जो इमिशन होता है हमारी पृथ्वी का, उस इमिटेड एनर्जी को हमारे सेंसर ऑब्जर्व करते हैं और उससे हम रिट्रीव करते हैं कि ये मृदा में नमी कितनी है। तो उसके लिए भी डेडिकेटेड सैटेलाइट थे, जैसे सॉइल मॉइस्चर एक्टिव पैसिव था नासा का, उससे आपको रेगुलरली हर 2-3 दिन में आपको सॉइल मॉइस्चर मिलता है ग्लोबल लेवल पे। और एसमॉस था यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। उसी तरह से वाष्पीकरण कितना हो रहा है या क्रॉप में कितना हो रहा है, तो उसके लिए ये मॉडल है, मेट्रिक मॉडल, जो क्लाउड बेस्ड है। उससे हम कितना एरिया जो सिंचित कृषि है या तटीय वनस्पति है या रेगिस्तान की जो प्रणाली है या आर्द्र भूमि है, एरिड एरिया है, तो उनमें कितना हमारा एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है या इवापोर ट्रांसपिरेशन हो रहा है, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर मास है, अगर वो चेंज हो रहा है, तो अगर हम 2 सैटेलाइट पृथ्वी में छोड़ें, जैसे ग्रेस में है, और वो किसी मास के साथ में जा रहे हैं और उनकी पोजीशन भी हम नोट करते रहते हैं और वेलोसिटी भी नोट करते रहते हैं। अगर कहीं पे ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो वो अधिक शक्ति से उसको सैटेलाइट को अपनी तरफ खींचेगा और दूसरे को थोड़ी कम शक्ति से खींचेगा। तो ये रिलेटिव जो चेंज होता है ग्रेविटी में मास की वजह से, वो ये सेंसर मेजर कर लेता है 50 टू 100 किलोमीटर की स्केल में। और इसका जो मेजर चेंज होता है मास का, वो जल की वजह से होता है। तो ये या तो बर्फ़ ज़्यादा पड़ जाएगी या फिर आपका जो भूजल है वो बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से जो ये है टोटल जो स्टोरेज, जिसमें आपके 3 पार्ट्स में होता है टोटल स्टोरेज, ग्राउंड वाटर का, भूजल, सरफेस वाटर का, सॉइल मॉइस्चर का, और जो स्नो वाला है। तो उसमें जो आपको पैरामीटर निकालना हो, चाहे टोटल स्टोरेज निकालनी हो या स्नो निकालना हो या इवापोरेशन निकालना हो या रन ऑफ निकालना हो, तो वो ये वाटर बैलेंस की जो इक्वेशन है उससे आप निकाल सकते हैं। फिर जो कृषि क्षेत्र में है, जैसे आपको एग्रीकल्चर एरिया या जो इरिगेशन है, जैसे एरिड एरिया का एग्जांपल है स्प्रिंकलर इरिगेशन का, तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लिया हुआ दृश्य है एस्ट्रोनॉट्स द्वारा लीबिया का। तो उसमें आप बहुत क्लियर तरीके से देख सकते हैं मिडल ऑफ द डेजर्ट में आपको किसी तरह से ये मॉइस्ट एरिया दिखाई दे रहा है जहाँ पे स्प्रिंकलर इरिगेशन हो रही है। और ये एग्जांपल है आपका जो अपर गंगा, जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर और माइनर है, कार्टोसैट से हमने इसको मॉनिटर किया है इरिगेशन कमांड एरिया को। ये नहरें हैं, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी हैं, और ये फील्ड कैनल हैं, और ये मुख्य नहर है, और उसके बाद ये ब्रिज कैसे दिखाई देता है। तो ये सारी इमेज इंटरप्रिटेशन करके ये भुवन EIBP एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के अंदर आप उसको भुवन में विजुलाइज कर सकते हैं कि नहर जितनी आपको फंड मिला है वो पूरी नहर बनी है कि नहीं बनी है, या इसमें कोई कमी रह गई है, या वो नहर में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या उसमें कहीं सेडिमेंटेशन तो नहीं हो गया है। तो ये सारी मॉनिटरिंग आप सैटेलाइट के जरिए कर सकते हैं। फिर इसमें जैसे ये है, तो यहाँ पे जो ये एरिया है, यहाँ पे इरिगेशन वाटर सप्लाई नहीं आ रही है, ये आप टाइम सीरीज से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो हमारी कॉन्टीन्यूसली हम 5 दिन में या
20 दिन में सैटेलाइट से ऑब्जर्व करते हैं, उसमें एक टर्म होती है नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स। तो एनडीवीआई को हम क्रॉप कॉफिशिएंट के साथ कोरिलेट करके या डायरेक्ट सीबल जैसे या मैट्रिक्स जैसे मॉडल यूज़ करके किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप की जो वाटर रिक्वायरमेंट है, वाष्पीकरण जो हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं, वो हम मैप बना सकते हैं। और उसकी जो पानी की ज़रूरत है, किसी फसल की पानी की ज़रूरत एक पूरे सीजन में या पर्टिकुलर किसी मंथ में, चाहे वो ग्रोइंग सीजन हो या मिडल हो, उसमें हम इस सुदूर संवेदन से, जिसमें हम धरती के टेम्परेचर को मेजर करते हैं, धरती के एनडीवीआई जिसमें आपकी क्रॉप की ग्रोथ को आइडेंटिफाई करते हैं या अल्बिडो को करते हैं, उसको यूज़ करके प्लस जो हमारे वेदर स्टेशन होते हैं उनका डेटा यूज़ करके हम ये अनुमान लगाते हैं कि कितनी ज़रूरत, पानी की कितनी ज़रूरत है एक पर्टिकुलर कमांड एरिया में। फिर हम जैसे हमें तो रिमोट सेंसिंग से टोटल एरिया मिल रहा है, लेंथ मिल रहा है, हम जल में गहराई कितनी है उसके लिए हमारे पास कुछ फील्ड के इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम इको साउंडर बोलते हैं या लेवलर हैं, वो हम फील्ड में ले जाते हैं और उसमें मेजरमेंट करते हैं। और ये सारा मेजरमेंट करके हम जीआईएस में उसमें इंटीग्रेट करते हैं। तो हम इस जीआईएस इंटीग्रेशन के साथ हम किसी भी एरिया में, जैसे इस एग्जांपल में स्नो मेल्ट कितना हो रहा है, बर्फ़ कितनी पिघल रही है और जो वर्षा का जल है वो कितना नदी में आ रहा है, वो हम जान सकते हैं। क्योंकि बड़े बड़े जो हमारे नदियाँ हैं वहाँ पे तो हम नदी की में पानी को नाप सकते हैं, पर जो छोटी नदियाँ हैं, छोटे क्षेत्र हैं जिनको हम पॉपुलरली अनगेज्ड बेसिन या अनगेज्ड वाटरशेड बोलते हैं, उनको हम ये मॉडलिंग के थ्रू उसको बता सकते हैं कितना पानी है नदी में। या फिर फ्लड फोरकास्टिंग करनी हो कि बहुत अधिक रेनफॉल हो जाए तो कौन सा एरिया फ्लडेड होगा, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जस्ट एक और एग्जांपल है। जैसे गंगोत्री में केदारनाथ का तो इवेंट बहुत उसमें क्षति हुई थी मानव और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों की। तो ये एक ऐसा ही इवेंट 2017 में हुआ गंगोत्री में, जिसमें यहाँ का जो ये मेरू ग्लेशियर था, यहाँ एक लेक बनती थी, सीजनल लेक होती थी, सुपर ग्लेशियर लेक है ये। तो ग्लेशियर में जो तो ये हिम था ये थोड़ा मेल्ट होता गया, पीछे चला गया। जब ये मेल्ट पीछे चला गया तो ये मोरैन है जो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट हम जिसे बोलते हैं, तो उसमें जो पोर प्रेशर है वो बढ़ गया और धीरे 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 ये जो ड्रेनेज था ये वाला ड्रेनेज डेवलप होना शुरू हो गया। और 2017 में बहुत अधिक बारिश हुई इस एरिया में, फर्स्ट वीक सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में, और ये पूरी की पूरी लेक ही ब्रीच हो गई। तो इसमें 2 किलोमीटर आगे तक ये डेब्रीज फ्लो हुआ और जो इसका जो थोड़ा चैनल ब्लॉकेज भी हुई थी यहाँ पे उस समय गोमुख में, फिर बाद में ये पूरा का पूरा सेडिमेंट यहाँ पे चला गया और नदी का जो भागीरथी नदी जो है वो नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो गई। तो ये सैटेलाइट से हमने ऑब्जर्व किया है, डीएम से इसकी हमने क्वांटिफिकेशन करी है कि कितना सेडिमेंट आया और कितना सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ, और इसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग उपलब्ध हो जाती है। उसी तरह से जो बाढ़ का जो पूर्वालोकन है उसमें बारिश का पूर्वालोकन करते हैं, फिर उसमें हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग से नदी में कितना जल आएगा उसका मॉडल करते हैं, और फिर जब हमें पता लग जाता है कि इतना नदी में पानी आएगा तो उसमें हम नदी के जो टोपोग्राफी है उसमें ऐड करके बता देते हैं कि इतना इनंडेशन होगा। तो ये एग्जांपल है धर्मपुर मंडी में 2015 में बहुत अधिक बारिश हुई थी, तो पूरा का पूरा बस स्टैंड आप देख सकते हैं कि जो बसों की छतों तक पानी बह गया था। तो बहुत ही एक हैवी रेनफॉल इवेंट हुआ था, क्योंकि पहाड़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर मोस्टली नदियों के नज़दीक ही रहता है, तो वो पूरा एरिया नदी के अंदर आ गया था। तो ये हमने 3 दिन पहले जो है ये फोरकास्टेड जो है, इसमें मीटरोलॉजिकल जो है वेदर फोरकास्ट का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जितना अधिक उत्कृष्ट आपका मीटरोलॉजिकल फोरकास्ट होगा उतना ही उत्कृष्ट आपके हाइड्रोलॉजिकल और जो फ्लड फोरकास्ट रहेंगे। उसी तरह से जो हम देखते हैं हर शहरों में, अभी हमने कुछ दिनों पहले बेंगलोर में देखा था, तो उसका एक जो मेन रीज़न है क्योंकि हम अपना जो मनुष्यों में रहने का जो स्थान है वो कंक्रीट का ही बनता है, तो उसमें जो जल की जो मृदा में है वो तो जाता नहीं है, तो वो सरफेस रन ऑफ के रूप में चला जाता है। तो देहरादून में तो स्लोप है, बट फिर भी 2017 में यहाँ 50 मिलीमीटर पर आवर में बारिश हुई थी 2 घंटे में, तो 450 क्यूमेक पर आवर का जो पीक डिस्चार्ज है 2 घंटे सुबह में रहा था वो, तो उससे पूरा शहर बिल्कुल एक स्थिरता पे आ गया था। हम लोग भी उसमें कहीं जा रहे थे तो हम लोग भी उसमें फंस गए थे। तो ये इसमें हमने सब डेली जो है हर 15 मिनट का जो रेनफॉल डेटा है वो यूज़ करा है। तो अगर हम अपने जो नदियों के नेचुरल चैनल्स में सेडिमेंट भर देंगे, सॉलिड वेस्ट डाल देंगे या ह्यूमन सेटलमेंट बना देंगे वहाँ पे, तो ये एक ऑब्वियस है कि नदियाँ अपना रास्ता ढूंढ ही लेंगी। तो जब बहुत अधिक बारिश हो रही है तो वो नदियाँ जो है पुराने रास्ते को ढूंढती हैं और वहाँ पे फ्लड हो जाता है। तो ये भी हम सैटेलाइट डेटा से और मॉडल के थ्रू बड़े अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं।
सकते हैं। फिर ये कि एक अंतिम है जिसमें हम बहुत हाई रेजोल्यूशन डेटा यूज़ करते हैं कि हमारे घर में या हमारी कॉलोनी में हमारी पाइप में कितना पानी आ रहा है। तो ये एक ईपीए नेट करके हाइड्रोलिक सॉफ्टवेयर है जो हमने पूरी देहरादून सिटी के लिए इस्टेब्लिश किया था, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली ग्राउंड वाटर से पंपिंग वेल और ट्यूबवेल से पानी आता है। तो इसमें कितना पानी आ रहा है, किस समय आ रहा है, कितना कौन से वार्ड हैं जहाँ पानी कम आ रहा है, वो हम मॉडल कर सकते हैं जीआईएस में। तो उसी तरह फ्यूचर में जो है ग्लेशियर्स जो कम होंगे, वाटर की अवेलेबिलिटी कम होगी, तो ये मॉनिटरिंग भी कॉन्टिन्यूसली हम लोग स्पेस से कर रहे हैं और फोरकास्ट मॉडल से बता सकते हैं कि कौन से ग्लेशियर वनरेबल हैं जिसमें पानी की कमी होगी फ्यूचर में। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे जो हमारे पिछले कुछ सालों से ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा है, तो सबसे जो इजी इंडिकेटर होता है वो हमारे ग्लेशियर्स होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर राइज होगा तो वो स्नो और आइस मेल्ट होगी, 0 डिग्री से ऊपर बढ़ेगा। तो ये कैस्केड ऑफ लेक्स हैं भूटान की। फिर अभी बहुत से फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स हुए हैं, तो आप इसमें बर्फ़ भी देख सकते हैं, और अलास्का में यह रीजन है जहाँ पे आप फॉरेस्ट फायर भी देख सकते हैं। फिर ये एक पारिचू लेक बनी थी जो लैंडस्लाइड की वजह से बनी थी, उसमें हमारे जो हाइड्रो पावर डैम्स हैं उसको नुकसान भी हुआ था पहले 99-2000 में, फिर 2004-2005 में फिर से ये बनी, जैसे चमोली में हुआ अभी रिसेंटली। बट ये लेक थोड़ी सी हमें पहले मॉनिटर कर ली थी, तो जो 2004-05 में इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ एज़ कम्पेयर टू 99। फिर ये गेपांग लेक है जो वहाँ पे अभी रिसेंटली हम फिर से 2017 में सर्वे किया था, अभी हम फिर सर्वे करने जा रहे हैं। तो ये प्रोग्रेसिवली बढ़ रही है, तो इसमें कितनी लेक वॉल्यूम है, अगर इसमें ब्रीच होता है तो कितना वाटर आएगा। फिर ये एवरेस्ट के नीचे जो है इम्जा अताशो जो लेक है वो भी कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है। फिर ये एक जस्ट एग्जांपल है कि जब बारिश होती है तो हमारा पृथ्वी की सतह पे किस तरह से चेंजेस आते हैं। तो ये एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया का। तो उसमें आप सीजनली आप देख सकते हैं कि जैसे ही बारिश होती है तो यहाँ पे पानी बढ़ता है, फिर वेजिटेशन बढ़ती है और जो जलाशय है वो भी बढ़ जाते हैं। तो ये पूरा प्रकृति में जल के ना होने से और जल के होने से क्या चेंजेस होते हैं वो हम बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। यही इसका थोड़ा हाई रेजोल्यूशन मैप है। फिर ये हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी का संगम है, ये बांग्लादेश है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नेचुरल जो सरफेस वाटर है ये सेडिमेंट बहुत कैरी करता है, तो ये सेडिमेंट का लोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। फिर ये एक रीजन है अंटार्कटिका में जहाँ भारत का मैत्री स्टेशन है, उसके नीचे वाला एरिया पूरा, इसमें 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर डीप जो है आइस है। और ये जस्ट एक पिक्चर है जिसमें जल हर क्षेत्र में, हर उसमें वेपर फॉर्म में, आइस शेल्फ में, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में और स्नो की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ये 2017 की इमेज है जब हम लोग मैत्री अंटार्कटिका में थे, ये मैत्री स्टेशन है। तो इस स्लाइड के साथ मैं आज का व्याख्यान समाप्त करना चाहूँगा। और अभी आपको कोई क्वेश्चन हो या कुछ आपकी क्वेरीज़ हों तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, या फिर हमारे मोबाइल पे या लैंडलाइन नंबर जो है उस पे भी हमें कॉल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी आपके प्रश्न हो उनका हम आंसर कर सकें, या कोई आपकी दूसरी क्वेरीज़ हो उसको भी हम उसका आंसर कर सकें। धन्यवाद।